बच्चों इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को याद कर लो। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस विच इज़ नॉर्मल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस विच इज़ नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बिल्कुल सेम है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल है फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। देखो मैंने ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर सरफेस बना देता हूँ। सपोज मैंने सरफेस ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इस सरफेस में से पास हो रही है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस एरिया से पास नहीं हो रही। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया से पास नहीं हो रही है उसे हम फ्लक्स में कंसीडर नहीं करते हैं। हम केवल और केवल वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसीडर करते हैं जो कि इस सरफेस एरिया से पास हो रही हो। और यहाँ इस एग्जांपल में 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। अब देखो इसे लिखते कैसे? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बनाई है ना, इसका फाइनल स्वरूप में अभी ये नहीं है, अभी हम करेंगे। देखो अब हम क्या करते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम और आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने और आगे बढ़ाया ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, ये जो एरिया है ना, ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है और ये एरिया ये परपेंडिकुलर है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। इसका मतलब ही समझ जाना बच्चों कि ये जो एरिया है इस एरिया की डायरेक्शन, किसी भी एरिया की डायरेक्शन उसके नॉर्मल होती है। जैसे कि मैंने ये अगर एरिया बनाया तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इस सरफेस के, इस एरिया सरफेस के नॉर्मल होगी। अगर एरिया ए है तो एरिया की डायरेक्शन ये रही। तो यहां पर देखो बच्चों एरिया की डायरेक्शन क्या बनेगी? एरिया की डायरेक्शन बनेगी ये है एरिया की डायरेक्शन और ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस एरिया को टिल्ट करता हूं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? किस केस में? इस केस में हम ऐसा देख रहे हैं कि एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। मतलब कि एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच एंगल 0 बनता है। यहां पर लिख दो कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है। ये हमने यहां पर नोट कर लिया, ये इसको मान लिया कि ये केस फर्स्ट है। अब हम क्या करते हैं, ये जो एरिया है इसको टिल्ट करते हैं, कर देते हैं टिल्ट। चलो जी, ये एरिया को टिल्ट किया, ये ठीक है ना। अब देखो यहां पर एरिया तो कम नहीं हुआ है ना, ये एरिया तो ए ही है, लेकिन अब देखना यहां पर ये जो एरिया की डायरेक्शन है वो क्या हो गई है? अगर ये सरफेस एरिया है तो इस सरफेस एरिया के नॉर्मल उसकी डायरेक्शन होती है, मतलब एरिया की डायरेक्शन तो ये हो गई। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम एंगल को कह देते हैं कि ये एंगल है एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा, ओके। अब मैं एक तीसरा और एग्जांपल ले लेता हूं। इस दूसरे एग्जांपल में खास बात क्या है, देखो फर्स्ट एग्जांपल में 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही थी, लेकिन इस एग्जांपल में केवल ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बस यही पास हो रही है इस एरिया से, ठीक है। तो बात केवल एरिया की नहीं है, बात ये नहीं है कि एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एरिया है ना, इस केस में 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, यहां पर इस एरिया से केवल 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। मतलब कि उसी एरिया, हम अगर ये मान के बैठे हैं कि अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसमें से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन या 20 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं।
तो हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया ना, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया भी चेंज हो जाएगा। यहां पर आपने ओरिएंटेशन चेंज किया है एरिया का, मतलब कि आपने एरिया को एंगल में ले लिया है। तो एंगल चेंज कर देने से, एरिया का एंगल चेंज कर देने से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया चेंज हो गया है, मतलब कि फ्लक्स में चेंज आया है। फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पर एरिया जो है ना, इस एरिया का वो कंपोनेंट जो कि बी की डायरेक्शन में, उसको लिए लेते हैं। तो एरिया का वो कंपोनेंट जो कि बी की डायरेक्शन में है वो ये रहा, ठीक है, और वो क्या बन जाएगा? ए कॉस थीटा। चलो अब इस केस को यहां पर छोड़ दो। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं और टिल्ट करता हूं, और टिल्ट करके कुछ ऐसे बनाए लेता हूं, ठीक है। अब एरिया में अगेन, एरिया में तो कोई कमी नहीं है, एरिया तो उतना का उतना ही है, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एरिया के ओरिएंटेशन में चेंज आ गया, और एरिया की डायरेक्शन ये हो चुकी है अब, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी ये चल रही है। मतलब कि यहाँ पर जो थीटा है ना वो 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, कुछ भी पास नहीं हो रही है, एक भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से निकल गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से निकल गई, ये बाहर से, ये बाहर से, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से निकल गई हैं। तो हमने देखा ना, एरिया के ओरिएंटेशन में चेंज करने से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया चेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखो, हमें तो केवल और केवल फ्लक्स में, जब हम फ्लक्स की बात करते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स की यहां पर बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हमें केवल उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब है जो एरिया के अंदर से पास हो रही है। यहां पर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया के अंदर से पास नहीं हो रही, इसका मतलब यहां पर जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स को जीरो कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, ये इस इक्वेशन को लिख करके मैंने ये कहा था कि ये इक्वेशन अभी फाइनल फॉर्म में नहीं है, फाइनल फॉर्म में इक्वेशन आने वाली है। चलो इक्वेशन को फाइनल फॉर्म में लेके आते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि हमारी डेफिनेशन यही तो है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया इज फ्लक्स, हमारा यही तो डेफिनेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में थीटा का वैल्यू 0 है, ठीक है, और यहां पर हमने इस इक्वेशन को पुट कर दिया फर्स्ट केस में। तो यहां पर मैंने लिख दिया फाई बी इज इक्वल टू बी ए। चलो सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। अब देखो हमको एरिया का हमने वो कंपोनेंट ले लिया है जो कि बी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पहले केस में, दूसरे केस में लिखेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया, ये दूसरा केस, ठीक है। तो यहां पर फाई बी का वैल्यू मैं लिखे लेता हूं बी ए कॉस थीटा। थर्ड केस देख लो। थर्ड केस में जो फ्लक्स है वो 0 है। क्यों है? कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही हैं एरिया से, तो बी का वैल्यू, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई पास नहीं हो रही है एरिया से, इसीलिए ये 0 है। ओके, अच्छा अब देखना, ये तीसरा केस हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इस इक्वेशन की बात करता हूं, तो इस इक्वेशन की खास बात क्या है? फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फर्स्ट केस में थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू है 0, ये, तो इसको मैंने लिखा बी ए कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1, तो आंसर आया बी ए, ठीक है। तो फाई बी का वैल्यू कितना मिला? बी ए। फाई बी का वैल्यू कितना मिला? बी ए, ये हमने लिख दिया पहले से। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड। तो सेकेंड जो कंडीशन है वहां पर तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है हमारी, है ना, इसीलिए अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में भी आप पहले सेकेंड इक्वेशन लिखो, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है थर्ड केस में।
बी ए कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, मतलब आपका पूरा आंसर आ गया 0। और फ्लक्स कितना है 0, चेक कर लिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम फाइनल किए लेते हैं और हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, उसकी इक्वेशन है बी ए कोस थीटा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सेकेंड केस में कि सर एक बात बताइए, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये रही ऐसे, और आप मैग्नेटिक फील्ड कुछ एरिया को आप कुछ ऐसे बनाए लेते हो, तो एरिया की डायरेक्शन भी आपने ये बताई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बताई है, तो क्या आप मैग्नेटिक फील्ड बी का वो कंपोनेंट जो कि एरिया की डायरेक्शन में है उसको ले लो और फिर इक्वेशन बनाओ? तो बच्चों हम ये कर सकते हैं। देखो एंगल है बीच में थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि ए की डायरेक्शन में है वो ले लो, ये हमने ले लिया और ये कंपोनेंट मिला बी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर फ्लक्स की डेफिनेशन बनाओ। जो फ्लक्स है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ए, बी कॉस थीटा इंटू ए, मतलब बन क्या गया बी ए कॉस थीटा बन गया। घूम फिर के इक्वेशन वही की वही आ गई ना, जिस इक्वेशन पे मैंने ये आपको ब्रैकेट बना के दिखाया है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन फाइनल रही। अब देखो इस इक्वेशन की एक और खास बात, फाई बी इज इक्वल टू बी ए। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। लेकिन फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर एक स्केलर आता है तो इसका मतलब यहां पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ऐसे। तो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्या होता है बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, ये होता है ना। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, ये जो लिख के बताया। अब आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से याद रख लेनी है। और यही सब हमने तब किया था जब हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे और वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि अगर मान लो एरिया, हमको ये तो पता है ना कि कोई भी एरिया जो होता है उस एरिया की डायरेक्शन एरिया के नॉर्मल ली जाती है ऐसे। लेकिन अगर ये एरिया कर्व हुआ तो सपोज एक अम्ब्रेला ले लेता हूं मैं ऐसा, ये जो अम्ब्रेला है ना, छाता लेके घूमने निकले हम। ये अम्ब्रेला में ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये कर्व एरिया है, मतलब कि किसी स्फीयर का पार्ट मालूम पड़ता है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्शन क्या लेंगे, तो नियम यह है कि अगर कोई एरिया स्फेरिकल सरफेस का पार्ट मालूम पड़े तो आपको रेडियली आउटवर्ड, है ना, रेडियस की, अब रेडियस बाहर जाता हुआ डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको मानना है कि ये एरिया की डायरेक्शन है। जैसे कि मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ और इस स्फीयर के मैं टुकड़े कर देता हूँ। तो स्फीयर के दो टुकड़े कर दिए अगर मैंने, तो एक टुकड़ा कुछ ऐसा बनेगा और दूसरा टुकड़ा स्फीयर का वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये वाला जो टुकड़ा है ना, उसमें रेडियस की आउटवर्ड डायरेक्शंस ये होती हैं ऐसे। इसमें रेडियस की आउटवर्ड डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये सरफेस एरिया की डायरेक्शन हम रेडियली आउटवर्ड ऐसे मानेंगे, और ये जो सरफेस है ना, इसकी जो डायरेक्शन है हम रेडियली आउटवर्ड ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो एरिया एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी होती है
और उसकी जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड मानेंगे अगर वो किसी स्फीयर का पार्ट है, एरिया सरफेस एरिया किसी स्फीयर का पार्ट है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है वेबर। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इक्वेशन देख लिया, बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है बी और ए का। अच्छा, इसका हम अगर डायमेंशनल इक्वेशन देखें तो आपको बी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा और एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये तो आप करते ही आ रहे हो। तो इसका मैं डायरेक्ट जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं करके नहीं बता रहा हूँ, आपको करके देखना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, देखो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर, मैं यहाँ पर 1 वेबर लिख लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला, मैंने 1 टेस्ला लिख लिया। एरिया का यूनिट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमको क्या पता चला, हमको देखो ये पता चला कि 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये पता चला। ठीक, 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहेंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, ठीक है, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा हो तो उस फ्लक्स को हम लोग 1 वेबर फ्लक्स कहेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ से बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं। और बच्चों ये मैंने आपके लिए नोट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। और जिन बच्चों के पास में नोट्स हैं वो बच्चे तो अभी नोट्स को ओपन करके बैठे हुए हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, वास्तव में यही सही तरीका है। और जिनके पास में नोट्स नहीं हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, वे चाहें तो नोट्स मंगवा लें। और बाकी तो मैं बोल करके डेफिनेशन इत्यादि तो सब बता ही देता हूँ, पर बच्चों को नोट्स को देख करके और मेरे वीडियोस को सुनना, वो बहुत उनको बच्चों को आसानी हो जाती है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका एक और नाम है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, जिसका एक और नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। फिर से कंफ्यूज नहीं होना, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना वो उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या पढ़ा था हमने, बी ए कॉस थीटा, ये आप जानते हो ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी के मैंने इतने सारे नाम बोले, एक नाम, 2 3 4 5 6 7, इतने सारे नाम। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, इसी के ही हमने सारे नाम बोले हैं। इसको हम देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना मैग्नेटिक फ्लक्स में और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में, ये अलग चीज है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, ओके, लिखो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर बी कितना हो गया, इस बी, ये बी कितना हो गया, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा को नीचे भेज दो, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया इंटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच का एंगल। अब इस डेफिनेशन में देखना बच्चों, अगर मैं ये कह दूं कि जो एरिया है वो यूनिट एरिया है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर है,
ठीक है। और ये जो थीटा है ना एंगल, ये थीटा एंगल एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल, ये एंगल 0 डिग्री है। तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करो, हमको क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 5b, एरिया है 1 यूनिट एरिया और cos 0 का वैल्यू तो 1 आ गया, ठीक है। तो आंसर आया हमारा b इज इक्वल टू 5b, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एरिया नॉर्मली हो और एरिया यूनिट एरिया हो, ठीक है। अब देखो, कभी मेरे मुंह से सुनते हो बच्चों कि एरिया नॉर्मल हो और कभी बोलते हो कि एरिया की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 0। ये कैसे पॉसिबल है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर ये है तो मैं इसके नॉर्मल एक एरिया बनाता हूँ, ये मैंने इसके नॉर्मल एरिया बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से नॉर्मल ये एरिया बनाया। अब हम ये जानते हैं ना कि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, भले ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से नॉर्मल है लेकिन एरिया की डायरेक्शन वो खुद एरिया के ही नॉर्मल होती है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन और या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नॉर्मल एरिया है, ठीक है। तो आप ये कह दो यहाँ पर डेफिनेशन बनाने के लिए कि b इज इक्वल टू 5b इफ यूनिट एरिया इज यूनिट एरिया एंड एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड b इज 0। या तो आप ये कह दो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ही मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया से पास हो रही हों और ये जो यूनिट एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्मल हो, ऐसे कह दो, ठीक है। तो जिसको लिखना है वो डेफिनेशन लिख ले कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है। अगर मैं जल्दी बोल गया हूं तो बीच बीच में पॉज कर लेना। ओके, बी का यूनिट क्या होता है? तो हमको पता है ना कि बी का यूनिट होता है टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। चलो, हमको पता है, अभी अभी हमने देखा 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर बाय मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन ml-2a-1 है। इसके बारे में तो, इस डायमेंशन इक्वेशन के बारे में तो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो और ये भी जानते हो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। जो टेस्ला यूनिट है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है एसआई सिस्टम में वो टेस्ला है और सीजीएस सिस्टम में गॉस है, ठीक है। किसका यूनिट? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। इतने सारे नाम है, कोई भी नाम बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं।